हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नकुल और मुस्कान दोनों कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन जब नकुल के घर वाले मुस्कान के घर रिश्ता लेकर आते हैं, तभी मुस्कान अपने हाथों से सभी के लिए स्वादिष्ट और जायकेदार पकवान बनाती है, जिन्हें देखकर नकुल की माँ हेमा बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह मुस्कान बेटा, तुम तो वाकई में मास्टर शेफ निकली। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिल रही है। क्यों जी तू जी? अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो और भी खुश नसीब हूँ क्योंकि पूरे परिवार में मैं ही सबसे बड़ा चटोरा हूँ। और अगर मेरी बहू इतना अच्छा खाना बनाएगी तो मुझे अपनी चिड़चिड़ी बीवी की क्या जरूरत है। अच्छा जी, चलिए आपको घर जाकर बताती हूँ। थैंक यू सो मच अंकल जी, आंटी जी। मैं भी बहुत लकी हूँ जो मुझे आप दोनों जैसे इतने प्यारे सास ससुर मिल रहे हैं। लीजिए ना, ये स्प्रिंग रोल्स और ये मैक्सिकन स्टाइल समोसा भी खाइए ना। सभी मुस्कान के हाथों के बने अतरंगी और लजीज डिशेस को खाकर उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं। उसकी माँ लावण्या और पिता देवराज कहते हैं, मुस्की जब छोटी सी थी तभी से ही इसे कुकिंग का बहुत शौक है। ये बहुत अच्छा खाना पकाती है। इनफैक्ट कभी कभी तो हम चौंक जाते हैं जब ये अतरंगी अतरंगी डिशेस बनाती है। सच में हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमें मुस्की जैसी बेटी मिले। मुस्कान और नकुल का रिश्ता पक्का हो जाता है और दोनों परिवार वाले एक दूसरे के गले लगकर मुंह मीठा करते हैं। सगाई की डेट फिक्स हो जाती है और नकुल और मुस्कान दोनों भी अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो दोनों रात में वीडियो कॉल पर बातें करते हैं। नकुल, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना, चाहे कुछ भी हो जाए? नहीं मुस्कान, तुम मेरी जान हो। आई लव यू। मैं तुम्हें कभी अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारा साया बनकर रहूंगा। आई लव यू टू नकुल। मैं हमारे फ्यूचर मैरिड लाइफ को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। शादी, बजे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कितना अच्छा लगता है ना। हाँ मुस्कान, मुझे तो एक बेटा और एक बेटी दोनों चाहिए। मुझे भी। लेकिन जो भी हो, हम अपनी संतान को दुनिया की सारी खुशियां देंगे। सगाई का दिन आ जाता है। मुस्कान अपने माता पिता लावण्या और देवराज संग कार में बैठकर फंक्शन हॉल पहुंच रही होती है। वहां फंक्शन हॉल में नकुल अपने माता पिता जितेंद्र और हेमा संग मुस्कान की राह देख रहा होता है। दोनों सुंदर तरह से सजाए गए होते हैं, लेकिन किसने सोचा था कि एक पल में ही उनकी खुशियां तबाह होने वाली थी। पहाड़ी रास्ते से गुजरते वक्त मुस्कान और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी कार का ड्राइवर और उसके माता पिता देवराज और लावण्या की मौत हो जाती है और मुस्कान बांझ हो जाती है। नहीं, माँ, पापा, इंदर भैया, आप लोग मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। मुस्कान पूरी तरह टूट चुकी थी। सगाई की खुशियां अब मातम में बदल चुकी थी। लेकिन जैसे ही जितेंद्र और हेमा को पता चलता है कि मुस्कान बांझ हो चुकी है, वो दोनों अपना फैसला बदल लेते हैं। अगले दिन वो दोनों मुस्कान के घर पर जाते हैं, जहां पर नकुल उसकी देखरेख के लिए रुका होता है। नकुल बेटा, चलो यहाँ से। अब तुम्हारा और इस मुस्कान का साथ सिर्फ यहीं तक था। हाँ। हाँ बेटा, तुम्हें मुस्कान को भूलना होगा, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। मुस्कान और नकुल हेमा और जितेंद्र की बातें सुनकर घबरा जाता है। ये ये आप क्या कह रहे हैं अंकल जी, आंटी जी? हाँ माँ पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो लड़की हमें पोता पोती का सुख नहीं दे सकती, हमारे खानदान को वारिस नहीं दे सकती, तेरा वंश बढ़ा नहीं सकती, वो बांझ लड़की तेरी बीवी और हमारी बहू कभी नहीं बन सकती। हाँ, कभी नहीं। समझ गया तू? ये सुनकर नकुल हैरान रह जाता है और बेचारी मुस्कान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमें माफ करना मुस्कान बेटा। हम जानते हैं कि तुमने अपने माता पिता को खोया है, लेकिन हम जितना जल्दी नकुल को तुमसे अलग करेंगे उसी में हम सबकी भलाई होगी। लेकिन पापा, माता पिता बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बायोलॉजिकली ही बच्चा पैदा करो। अडॉप्शन है, टेस्ट ट्यूब है, और भी ऑप्शंस है ना पापा। माँ प्लीज मुझे मुस्कान से अलग मत करिए, प्लीज। चुप रहो नकुल,
हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। हेमा और जितेंद्र नकुल को वहां से अपने साथ ले जाते हैं। मुस्कान बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर रोती है। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। उससे उसके माता पिता दूर चले गए और अब प्यार भी। मुस्कान के लिए जिंदगी के आगे का सफर अब बहुत ज्यादा कठिन होने वाला था। वहां हेमा और जितेंद्र नकुल को कसम दे देते हैं कि वो मुस्कान से ना मिले। वो दोनों नकुल के लिए लड़की भी ढूंढने लगते हैं। बहुत रो लिया मैंने, अब और नहीं। अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैं इस एक हादसे से बहुत लोगों को खो चुकी हूँ और बहुत लोगों के असली रंग देख लिए हैं, लेकिन अब ये मुस्कान किसी से नहीं डरेगी और हार तो हरगिज नहीं मानेगी। मुस्कान हिम्मत बांधकर घर से बाहर निकलती है और कई सारी कंपनीज में जा जाकर इंटरव्यूज देने लगती है। ये सिलसिला कुछ 1 से 2 हफ्तों तक चलता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मुस्कान को कहीं पर जॉब नहीं मिलती। वो बहुत दुखी हो जाती है। उसे नकुल का फोन आता है। हेलो। मुस्कान, मुस्कान, मैं नकुल बोल रहा हूँ। मुस्कान, तुम ठीक तो हो ना? मुस्कान, मेरी लाइफ किसी कैदी से कम नहीं है। घर पर रहो तो माँ की निगरानी और ऑफिस में पापा की। बड़ी मुश्किल से तुम्हें फोन लगाया है। मुस्कान, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैंने तुमसे वादा किया था और मैं उस वादे को निभाऊंगा, चाहे माँ पापा कितना ही फोर्स क्यों न कर लें। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। नकुल, तुम प्लीज अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता और मैं शादी करके तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा को दुख नहीं देना चाहती इस उम्र में। इतना कहकर मुस्कान फोन कॉल कट कर देती है। मुस्कान अपने जॉब के बारे में घंटों तक सोचती है और फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है। पापा की शॉप तो वैसे भी बंद पड़ी है, क्यों ना मैं उनकी शॉप की जगह अपना एक ढाबा बना लूं। नौकरी तो मुझे मिलने से रही और मैं तो खाना भी अच्छा ही बना लेती हूँ। हाँ, ये परफेक्ट रहेगा। मुस्कान अपने पापा की शॉप को एक ढाबे में बदल देती है और अपने स्वर्गवासी माता पिता और भगवान जी का नाम लेकर एक नई शुरुआत करती है। वो ढाबे पर स्वादिष्ट खाना पकाती है और खास करके अपनी अतरंगी डिशेस बनाती है, जो ग्राहकों को खूब पसंद आती है। अरे वाह, समोसों में आलू की जगह ये मैक्सिकन स्टफिंग, ओहो फैबुलस। और ये गाजर के कपकेक्स भी बहुत अमेजिंग है भाई। और तो और नॉर्मल सी दाल चावल को भी तुमने इतना इंटरेस्टिंग और टेस्टी बना दिया भाई। तुम खाने को कितना क्रिएटिवली बनाते हो। मन तो करता है कि रोज तुम्हारे ढाबे पर आकर ये बढ़िया बढ़िया खाना खाऊं। सुपर यमी भाई, सुपर यमी। थैंक यू सो मच भाई साहब। मुस्कान ढाबे के जरिए ढेर सारे पैसे कमा लेती है और आगे जाकर अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट ओपन करती है। उसे जीवन में इतनी तरक्की करते देख हेमा और जितेंद्र भी खुश होते हैं। उनके दोस्त और रिश्तेदार उन्हें बहुत समझाते हैं। अरे क्यों अपने बेटे को दर्द दे रहे हो? मुस्कान इतनी टैलेंटेड और सक्सेसफुल लड़की है। हाँ भाई जी, बहन जी, आप दोनों को अपने बेटे की और मुस्कान की शादी करा देनी चाहिए। जितेंद्र और हेमा को सब कुछ समझने में और अकल ठिकाने आने में देर तो लगती है, लेकिन वो दोनों आखिरकार मुस्कान और नकुल की शादी करा ही देते हैं। शादी के बाद मुस्कान और नकुल एक बेटा और एक बेटी अडॉप्ट करते हैं, जिन्हें पूरा परिवार खूब प्यार देता है। सुन ले पीहू की बच्ची, अगर तूने मेरे पैरों की मालिश और मेरे कमरे की सफाई नहीं की ना, तो तुझे मैं गरम इस्त्री के झटके दूंगी और तो और तुझे खाना भी नहीं मिलेगा, समझी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी बात मानूंगी। आपके कमरे की सफाई और आपके पैरों की मालिश भी करूंगी। मालविका पीहू की सौतेली माँ होती है, जो उसके साथ बहुत अत्याचार किया करती। लेकिन पीहू मालविका के डर के कारण अपने पिता अंकुश से कुछ कह नहीं पाती। अंकुश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। मालविका घर में नौकर होने के बावजूद भी पीहू पर अत्याचार किया करती। अंकुश, आज तुम्हारी और मेरी 1 महीने की एनिवर्सरी है, फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी। आज हमारी शादी को पूरे 1 महीने हुए हैं। आज हम दोनों साथ में डिनर पर जाएंगे। मैंने तुम्हारी प्राइवेट सीट्स बुक कर दी हैं। रूफ टॉप होगा और वहाँ आसपास हमारे सिवा कोई नहीं होगा। एकदम रोमांटिक माहौल होगा। लेकिन मालविका, हम पीहू को घर पर अकेला भी नहीं छोड़ सकते ना।
पीहू भी हमारे साथ इस छोटे से सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेगी। चलो पीहू, जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। लेकिन अंकुश। अंकुश की बात मानकर पीहू अच्छी सी फ्रॉक पहनकर तैयार हो जाती है और वो तीनों डिनर पर जाते हैं। लेकिन मालविका को अंकुश और उसके बीच पीहू का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसका गुस्सा वो पीहू पर अत्याचार करके निकालती। 1000 बार बोला है तुझको कि तू अंकुश और मेरे बीच में नहीं आएगी। मुंह में दही जमाए रखती है क्या तू अपने? हैं जब वो कुछ बोलता है तो तुझे उसे मना क्यों नहीं करना आता? बता। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अगली बार से मैं पापा की बात नहीं सुनूंगी और आपका कहना ही मानूंगी। लेकिन आज तो तुझे सजा मिलकर ही रहेगी, क्योंकि जब तक तुझे सजा नहीं मिल जाती तब तक तेरी अकल ठिकाने कहाँ आती है। ये ले, ये ले। मालविका पीहू को लकड़ी से मारती है। पीहू दर्द से कराहते हुए चीखती चिल्लाती है, लेकिन उसके बावजूद भी मालविका पर कुछ असर नहीं होता। वो बेरहमी से पीहू को मारे जाती है। ये ले, ये ले। मत मारिए, मत मारिए मुझे। अब ये सारे चोट के निशान ठीक होने तक अंकुश के सामने फुल हाथ वाले कपड़े पहन कर आना। ठीक है। पीहू को मूर्तियों को पेंट करना बहुत पसंद था। वो अपने फ्री टाइम में मूर्तियों को ही रंगते। मालविका को अब कैसे भी करके पीहू को घर से बाहर निकालना था, ताकि वो अंकुश के साथ चैन से पूरी जिंदगी बिता सके और उसकी पूरी जायदाद पर मालविका का हक हो। जो मैं कह रही हूँ, अगर तूने वैसे नहीं किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैं अपने ही पापा को झूठ बोलकर इस घर से बाहर निकलूं, मैं कहाँ जाकर रहूंगी आंटी? मेरा तो इस दुनिया में मेरे पापा के सिवा कोई है भी नहीं। मेरी मम्मा भी इस दुनिया को छोड़कर गॉड जी के पास जा चुकी है। वो सब मैं नहीं जानती। तुझे तो यहाँ से निकलना ही होगा, वरना मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। मालविका अंकुश के सामने ड्रामा करती है। अंकुश, अंकुश, वो पीहू ने मुझे मारने की कोशिश की। उसने मुझ पर हमला किया, वो भी चाकू से। अंकुश, मुझे बचा लो अंकुश। काम डाउन मालविका, घबराओ मत। ये लो, ये पानी लो। पीहू, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने मालविका आंटी पर हमला किया? तुमने इन्हें जान से मारने की कोशिश की? बोलो पीहू। हाँ, मुझे ये औरत नहीं पसंद, इसीलिए मैंने इसे मारने की कोशिश की। और तू भी लंगूर ही है। आई हेट यू बोथ। मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। मालविका ने पीहू को एक पेपर पर ये डायलॉग लिख के दिए थे, जिन्हें पीहू नाटक करते हुए बोलती है, और ये सब अंकुश को सच लगता है और वो गुस्से में आकर बेचारी पीहू को घर से बाहर निकाल देता है। पीहू बेचारी अब बेसहारा हो चुकी थी। वो दर दर भटकने लगती है, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं होता। वो 3 दिन तक भूखी ही रहती है और रोजाना सड़क पर सोती है। उसे भूख तो लगती है, लेकिन वो रो रो कर चुप हो जाती है। काश आज मम्मा होती तो वो मुझे इस हालत में कभी नहीं छोड़ती। मम्मा, आई मिस यू। आप मुझे क्यों छोड़कर गई मम्मा? देखो आपकी पीहू का क्या हाल कर दिया उस मालविका आंटी ने। गॉड जी, मेरी मदद करो, मुझे भूख लगी है, बहुत तेज ठंड भी लग रही है। तभी वहां पर मनमोहन पंडित जी आ जाते हैं और पीहू को इस अवस्था में देख घबरा जाते हैं। अरे पीहू, बिटिया, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम यहाँ सड़क पर क्या कर रही हो? वो पंडित जी। पीहू मनमोहन पंडित जी को सिर्फ इतना बताती है कि अंकुश ने उसे घर से बाहर निकाला है। वो उसे ये नहीं बताती कि कैसे मालविका ने उस पर अत्याचार किया। मनमोहन पीहू को अपने घर ले जाकर उसे खाना खिलाता है और फिर कुछ पैसे भी देता है। पीहू उन पैसों से मूर्ति बनाने का और पेंटिंग का सामान खरीदती है और फिर भगवान की मूर्तियां बनाकर उन्हें पेंट करके वो बाजार की सड़क पर बैठकर उन्हें बेचती है। अरे वाह बेटी, ये छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। बेटी, मुझे ये दे दो ना। जी काकी, अभी देती हूँ।
अरे भाई पीहू, तुम तो रोशनी की दोस्त हो ना। तुम स्कूल और घर छोड़कर ये सब क्या कर रही हो? तुम्हारे पापा तो इतने अमीर हैं, फिर तुम यहाँ बाजार में सड़क पर बैठकर ये मूर्तियां क्यों बेच रही हो? अंकल, पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। आपको ये मूर्ति खरीदनी है तो बोलो ना, मैं आपको अच्छी से अच्छी मूर्ति दूंगी। पीहू बहुत मेहनत और मशक्कत करके पैसे कमाती और अकेले ही अपना जीवन यापन करती। एक दिन मालविका जानबूझकर तेज रफ्तार से कार में सवार होकर बाजार में आती है और पीहू को गाड़ी से ठोककर आगे निकल जाती है। पीहू एक्सीडेंट से पहले मालविका की शक्ल देख लेती है। गांव वाले पीहू को हॉस्पिटल ले जाते हैं और जब पीहू को होश आता है तभी पीहू डॉक्टर और मालविका को आपस में फुसफुसाते हुए सुनते हैं। इस पीहू को भी वही इंजेक्शन देना जो इसकी स्वर्गवासी माँ को दिया था, जिसके बाद वो मर गई थी। ये लो तुम्हारे पैसे। ओके मालविका जी, आपका काम हो जाएगा। थोड़ी ही देर में इस लड़की की मौत फिक्स है। पीहू ये सब वहां पड़े एक फोन में चुपके से रिकॉर्ड कर लेती है। मैं जानती थी कि मालविका आंटी ने ही मेरा एक्सीडेंट किया है और अब एक और सच मुझे पता चल गया है कि यही मेरी माँ की कातिल है। मुझे जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस अंकल को ये रिकॉर्डिंग दिखानी होगी। खून से लथपथ और पाँव में गहरी चोट होने के बावजूद भी पीहू जैसे तैसे हिम्मत करके पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस ऑफिसर को वो रिकॉर्डिंग दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ घर पर अंकुश को पीहू के रूम में एक छोटा कागज मिलता है जिस पर लिखा होता है, मुझे ये औरत नहीं पसंद, इसलिए मैंने इसे मारने की कोशिश की और तू भी लंगूर ही है। आई हेट यू बोथ। मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। अरे ये सब तो पीहू के शब्द हैं जो उसने मुझ पर और मालविका पर इस्तेमाल किए थे। थोड़ी ही देर में अंकुश को पुलिस हॉस्पिटल बुलाती है और मालविका की सारी सच्चाई अंकुश के सामने आ जाती है। मालविका ये कबूल करती है कि उसी ने डॉक्टर को पैसे दिए थे पीहू की सगी माँ को इंजेक्शन देने के लिए, जिससे उसकी मौत हो गई और मालविका ने अंकुश को अपने प्यार में फंसा लिया। उसके पैसों के लिए वो पीहू के साथ अत्याचार करती थी। पुलिस मालविका और उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेती है। पीहू, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें नहीं समझा। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे साथ इतना अत्याचार करती रही और तुम सहती रही। आ जाओ मेरी बच्ची, अब पापा तुम्हें अपने आप से कभी अलग नहीं होने देंगे। आई लव यू पापा। आई लव यू टू मेरी प्रिंसेस। इस तरह अंकुश और पीहू दोनों बाप बेटी एक हो जाते हैं और अंकुश पीहू को ज्यादा से ज्यादा वक्त देता है और उससे खूब प्यार करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।